तो कौन से हो? अच्छा, ये वाला बाकी का तो जीरो ही है। क्या ये वाला क्वेश्चन लास्ट में आपको समझ में आ गया था सबको? इसमें एक तो एफ ई बी सी वाला सरफेस है, टेढ़ा टेढ़ा। तो इसका जो फ्लक्स है एफ ई बी सी का, वो वही है जो एफ डी ए सी वाला है, एफ डी ए सी, करेक्ट। और जो ए बी सी वाला ट्राइंगल है वो तो एक्स वाई प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स में चल रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, और प्लेन का परपेंडिकुलर जेड में है, तो 90 डिग्री हो गया, उसके बीच में फ्लक्स जीरो। वैसे भी आपको पता चल रहा है ऐसे फील्ड लाइन चल रही है तो इस ट्राइंगल पे तो सरकते हुए चली जाएगी ना, झाड़ू लग रही है इस पे ना, ऐसे फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही, करेक्ट है क्या? और हाँ, और दूसरा डीईएफ वाला, डीईएफ तो एबीसी जैसा ही ट्राइंगल है भाई, वो इस साइड है क्यों भाई? तो बीच में से फील्ड लाइन जा रही है, इधर उधर को तो छूते हुए जा रही है, क्रॉस करना चाहिए, समझ गए क्या? ट्यूं ट्यूं है, समझ गए? हॉस्टल वो छुट्टी हो गई अब तो, स्कूल की हो गई क्या? हाँ, हाँ जी, छुट्टी हो गई है, 13 तक ऑनलाइन है। मीटिंग लिंक, अच्छा मीटिंग लिंक भेज देते भाई, 1 मिनट। हाँ भाई, मीटिंग लिंक भेज दिया। तो फ्लक्स के 2-4 क्वेश्चंस और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये भी हो गया, ये वाला, इसमें फ्लक्स एबीसीडी वाले सरफेस के थ्रू हमें निकालना है। तो एबीसीडी वाला जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन में ही है, नहीं वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। अगर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए स्क्वायर आई कैप हो जाएगा इसका एरिया, और फील्ड लाइंस भी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है एक्स एक्सिस में ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया तो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। फील्ड भी यूनिफॉर्म है, एरिया भी बिल्कुल सिंपल है, तो फ्लक्स का आंसर क्या हो गया? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर लिख दिया, आई कैप नहीं बोलना, क्यों? डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू प्लस या माइनस हो सकता है लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं हो सकता। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जैसा है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन 10 है, 20 है, 50 है, वैसा क्वांटिटी है, ठीक है। इधर इधर देखते रहिए, कहीं खो गए थे आप? अरे वाह, ठीक है, नोटबुक ओपन कर लो। चलिए, अभी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने में लग रहा है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि फंक्शन एक्स का दिया हुआ है, लेकिन है यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि जो प्लेन आपको बोला गया है वो प्लेन x इक्वल टू ए पर है। देखो आप, प्लेन कैसा, वाईजेड प्लेन है, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है और प्लेन वाईजेड प्लेन है, और इस प्लेन में x का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा, इस पूरे प्लेन में x का वैल्यू क्या चल रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन में x की जगह अगर a चल रहा, हम a लिख दे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म हो गया? दिखने में नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है लेकिन ये है यूनिफॉर्म, तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा? ए ई नॉट, और एरिया कितना है? ए स्क्वायर, फील्ड भी एक्स एक्सिस में है, एरिया भी एक्स एक्सिस में गया, तो आंसर हो गया ए ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया।
समझ गए क्या? फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई ई नॉट दिखा है। अब ये वाईजेड प्लेन है, इसमें वाई एक्सिस इधर है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में ये प्लेन का हर पॉइंट कांस्टेंट वाई पे नहीं बैठा हुआ, इसमें वाई का वैल्यू 0 से ए तक चेंज हो रहा है, और फंक्शन भी किसका है? वाई का। अब ऐसे में जिसमें वाई वेरिएबल है, तो उसमें मुझे एक छोटा एरिया बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास वैसे जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 स्टेप हो जाते हैं। एक स्मॉल सेगमेंट बनाएंगे, जो प्रॉपर्टी निकालनी है उस स्मॉल सेगमेंट के लिए निकालेंगे, फिर पूरे के लिए उसको इंटीग्रेशन। तो वाई का फंक्शन है, तो कैसा एरिया कट करे? क्या हुआ? वाई पे जाके डी वाई का एक पतला स्ट्रिप कट कर दिया, और ये जो एरिया आ गया इसका वैल्यू हो गया ए इंटू डी वाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल जैसा दिया वैसे ही लिख देंगे। तो वाई ई नॉट इंटू ए डी वाई, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से ए तक, आंसर आ जाएगा फ्लक्स का। वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 मतलब ए स्क्वायर बाई 2। तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर बाई 2 फ्लक्स। पहले से अलग आंसर है। पिछली बार भी ऐसे ही वेरिएबल दिख रहा था, लेकिन एक्स था, वहां पे एक्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, पूरा एक्स का वैल्यू हर जगह सेम है। तो आंसर डिवाइड बाय 2 नहीं था, है ना? दिखा क्या डिफरेंस दिख रहा है? अपनी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया सॉल्व एग्जांपल में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया शायद ऐसे, रूट एक्स ई नॉट आई कैप ऐसे, और फिर सरफेस ऐसा ही बना दिया क्यूब, यहां पे रख दे, बोल रहा है इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स है। अब तुम बोलोगे एक्स का फंक्शन है और ये वाला जो प्लेन है ये तो वाईजेड प्लेन है, इसमें एक्स बदलता नहीं है, तो एक्स की जगह ए रख दिया, क्यों? क्योंकि ए डिस्टेंस पे है। फिर वेरिएबल हो गया कि कांस्टेंट हो गया? बिल्कुल यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म होते ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाए। समझ गए? तो ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है सवाल, बड़ा फेमस सवाल है, मतलब सारे एग्जाम में ये सवाल आ भी चुका है, सभी एग्जाम में आता है। बट ये अगर यूनिफॉर्म ही होने वाला है तो इसमें रूट लगा दो या कोई और फंक्शन लिख दो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अगर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो कोई फर्क नहीं, उसकी जगह ए रख दोगे, फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसलिए आपको देखने में फंक्शन अलग अलग दिख सकते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स में, कहानी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है कि आई कैप में कोई दूसरा वेरिएबल लगा रहे, जैसे आई कैप किस डायरेक्शन का होता है? एक्स एक्सिस। तो फील्ड अगर एक्स पे ही वेरिएबल करेंगे तो वो यूनिफॉर्म बन जाती है, क्योंकि फिर प्लेन तुम्हें एक्स के परपेंडिकुलर वाला लेना पड़ेगा। तो थोड़ा मैथमेटिक्स सोचोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये वाई है और आई कैप लिखा है, यहां गड़बड़ होती है ऐसे वाले में, और जहां एक्स के साथ आई कैप लिखा है वहां वहां यूनिफॉर्म पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से आइडिया लग जाता, नहीं तो और गजब नहीं। ए बी सी डी तो सरफेस ये हो गया, मैं यहां पे ई एफ जी एच बोल देता हूं। चलिए, अब अगर मैंने फ्लक्स पूछा एबीसीडी के थ्रू, और फ्लक्स का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स ई नॉट है आई कैप में, तो यहां से जो फील्ड पास करेगा तो ये वाला प्लेन के लिए एक्स का वैल्यू क्या है? बहुत बढ़िया बोल रहे, ए प्लस बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ई नॉट। तो फ्लक्स का वैल्यू ए बी सी डी वाले एग्जाम्पल के लिए ए प्लस बी ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, और अगर ई एफ जी एच के लिए निकाले तो बी ई नॉट इंटू, यहां माइनस लिख दिया मैंने, क्यों? अगर बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लस माइनस लिखना अभी जस्टिफाइड है क्या? कि जहां से फील्ड लाइन डिब्बे के अंदर जा रही है तो अंदर जाने वाले फ्लक्स का साइन नेगेटिव और बाहर आने वाले फ्लक्स का पॉजिटिव। खेल समझ गए क्या? सर टेस्ट के कुछ डाउट्स हैं। आओ, कल टेस्ट था, टेस्ट दिया आप लोगों ने? है भाई, कुछ हुआ था सॉल्व? ऑनलाइन था? फिर अच्छा, ऑनलाइन ही हुआ। अच्छा, लेकिन ऑनलाइन में क्वेश्चंस तो दिख रहे होंगे। कितने सवाल थे? 50 थे, 35 प्लस 15। हाँ, एनसीईआरटी वाला तो सुबह सुबह था। उन दोनों में कॉमन सवाल भी थे क्या? अभी सिलेबस ही इतना कम हुआ है कि कुछ मिल ही नहीं रहा हम लोगों को, हम लोग ढूंढते रहते, सवाल मिल ही नहीं रहे। तो कम से कम मेरे पास 2 टेस्ट आए एक्चुअली रिव्यू के लिए,
जेई मेंस और जेई एडवांस का, नीट वाला नहीं आया था। तो जेई मेंस और जेई एडवांस में मैंने थोड़ा कोशिश किया था कि अलग अलग हो जाए, लेकिन इतने कॉन्सेप्ट्स करे ही नहीं है अभी हमने। तो करोगे क्या, उसमें 2 पॉइंट चार्ज दे दिया तो क्यू एंड 4Q, उसमें क्यू एंड 9Q अलग हो गया। इसी तरह के सवाल आपके में भी आए होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में बैलेंस कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो साइड में बैलेंस कर रहे थे, यही तो हो रहा था। किसी में ग्राफ पूछ लिया होगा, किसी में यही सब। हाँ डीपीपी के थे। तो अभी क्या ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ, तो वही घिसा पिटा मामला चल रहा है। तो 1-2 टेस्ट के बाद क्वालिटी बेटर होने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपको ज्यादा रेंज मिलेगी। अब इन टेस्ट में 11th का डाल के अलग से हम टेस्ट कर सकते हैं, ये टेस्ट तो अक्रॉस इंडिया चल रहे हैं, तो फिर सब रोते हैं, जैसे उसमें कुछ भी चेंज करो ना। हाँ सब लेट जाते हैं, नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं। तो वो कोई चीजें हम लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं रहते। वहां से कुछ ऐसी डिमांड आ गई जो हम लोगों ने पसंद नहीं आई तो हम रोते हैं, हम नहीं मानेंगे सब। तो सब जैसे लगता है 4-5 बच्चे बैठे हैं। ऑफलाइन क्या? हाँ ऑफलाइन बात कर लेंगे। ऑफलाइन टेस्ट को वो लोग ना मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन में मॉनिटरिंग उनको बड़ा मुश्किल होती है, जैसे वो करना है। अच्छा अच्छा, लाइट चली जाती है। हाँ ये सब समस्या तो है, लेकिन ऑनलाइन में रिजल्ट तुरंत आ जाता होगा ना, एनालिसिस भी तुरंत आ जाती है। मतलब जब टेस्ट खत्म होता है तब तो आता होगा, 10 बजे आ जाता होगा भाई, वो तो टेस्ट की विंडो है ना, उसके बीच में कैसे देंगे? एनालिसिस भी आ जाएगी ना कि क्वेश्चन कितने सही कितने गलत। अरे नहीं करते हो तुम लोग। हाँ चलो, ये एक सवाल है, इसका आंसर थोड़ी देर बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ से। वैसे 2 मेथड्स है इसको कैलकुलेट करने की। क्या कैलकुलेट करना, सवाल समझना। इस सर्कल के सामने चार्ज क्यों रखा है, जल्दी से चलो दोनों मेथड बता देता हूं, मतलब गॉस लॉ वाला तो अभी बताएगी। ये अभी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए E.ds पढ़ चुके हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे दो और एरिया दे दो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ तो पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल भी अगर एक जैसा लग रहा है तो ई एरिया कॉस थीटा, एक होगी कहानी खत्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो 3 स्टेप, पहला छोटा एरिया लेंगे, छोटा एरिया सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, फिर उस छोटे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करके उस छोटे एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, कंपोनेंट नहीं लेंगे क्योंकि फिर तो फ्लक्स तो क्वांटिटी स्केलर वाली है, स्केलर क्वांटिटी का कंपोनेंट नहीं होता। तो ई डीएस कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 3 स्टेप समझ गए, इंटीग्रेशन वाले में यही 3 स्टेप होते हैं। छोटा सेगमेंट कट करो, जो भी प्रॉपर्टी पूछी, फील्ड पूछा तो छोटे के लिए फील्ड निकालो और फिर पूरा इंटीग्रेट कर दो, लेकिन वहां कंपोनेंट भी लेना पड़ता था, यहाँ फ्लक्स है। बाद में दूसरा मेथड भी आएगा। तो ये चार्ज क्यों रखा है, चार्ज क्यू के सामने ऐसे सर्कुलर प्लेट लगा दिया। अब चार्ज क्यू है तो इसकी फील्ड लाइन निकलेगी कि नहीं, तो इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, मतलब इस चार्ज की वजह से कुछ फील्ड लाइन इस सर्कल के थ्रू पास करेगी। हमको वही वाला फ्लक्स निकालना है, समझ गए क्या? मान लो एक बल्ब ऑन किया और बल्ब के सामने आपने ऐसे प्लेट लगा दिया, तो बल्ब की रोशनी का कुछ पार्ट इस प्लेट पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आप थोड़ा इमेजिन कर पाना, अगर ये बल्ब है नॉर्मल, वो वाला लट्टू वाला ही पीला वाला, ये बल्ब है और यहां प्लेट रख दिया, तो क्या प्लेट पर हर जगह एक जैसी चमक पहुंचेगी? नहीं, सेंटर में सबसे ज्यादा चमकेगा, क्योंकि बल्ब से सेंटर सबसे पास में है। जैसे ये सब लाइट है तो क्या हर जगह बिल्कुल एक जैसी लाइट फेंकता गया? नहीं नहीं, पास पास में ज्यादा रहती है इंटेंसिटी, दूर में। ऐसे फील्ड भी तो KQ/R², तो पास में रहोगे तो इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, फील्ड स्ट्रॉन्गर रहती है, और दूर जाएंगे तो क्या सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, और जैसे अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? दूसरा, इसका डायरेक्शन भी हर जगह अलग है।
अगर यहां से बोलेंगे ये अवे ऐसे फील्ड लाइन बनाएगा तो इस जगह, और ये सामने में अवे ऐसे बनाएगा तो क्या ये सारे डायरेक्शन सेम दिख रहे हैं? यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन भी हर जगह अलग आ रहा है, और के क्यू बाय आर स्क्वायर से डिस्टेंस भी हर जगह अलग है। दिख रहा है क्या? कर पा रहे हो आप? अगर मैं, हाँ, तो मैं बोलूं यहां पे मैंने इस डिस्क में एक पॉइंट लिया, तो क्या इस चार्ज से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सब डिस्टेंस बराबर है? ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस को x ले लिया और रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, तो हमको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और वैल्यू भी। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय चार्ज क्यू। ये जो चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से कितना फ्लक्स पास करेगा। इससे पहले वाले सवाल में फील्ड कौन बना रहा था वो नहीं देते थे, फील्ड एक्स ई नॉट है। पिछला सवाल याद है? फील्ड का वैल्यू एक्स ई नॉट है, तो ये किसने बनाया? दिया गया। फील्ड का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप है, किसने बनाया? नहीं दिया, बस फील्ड है। तो कुछ सवाल है जिसमें फील्ड हमें दे दे रहा है, और एक डिब्बा रख दिया, बोल रहा है उसका एक फेस है, मतलब एरिया भी दे दिया। फील्ड भी लो, एरिया भी लो, और फिर सॉल्व करो। यह सवाल अलग हो गया, इसमें फील्ड नहीं दे रहा। क्या दे रहा है? चार्ज दे रहा, फील्ड अपने आप बनाओ। समझ गए क्या? ये अलग हो गया सवाल। चार्ज क्यू दिया है, वो चार्ज क्यू की वजह से यहां फील्ड होगा। फील्ड अगर किसी एरिया से पास करेगा तो फ्लक्स होगा। हमको वही फ्लक्स जो इस एरिया से पास हो रहा है वो निकालना है। अगर यहां पे और बड़ा सर्कल लेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा? आप समझ में आ रहा है ना? इस चार्ज की फील्ड लाइन इससे पास हो रही है, हमको उसी का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो मुझे जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म दिखता है तो हमको करना पड़ता छोटा एरिया। छोटा एरिया, इंटीग्रेशन बाद में। इंटीग्रेशन सर इंटीग्रेट कर देंगे, किसको? कर दो सर इंटीग्रेट। किसको करे भाई? कुछ तो रखोगे ना अंदर, तो पहले क्या लेना है? एरिया लेना है। लेकिन हम लोग डिस्क में हमेशा आर रेडियस पे जाते हैं और एक पतला पतला सा रिंग बना लेते हैं। कितने थिकनेस का बना लेते हैं? dr थिकनेस का रिंग बना लेते हैं, पतला सा, और उसका रेडियस आर है। अब बताओ, ये 0.4 से इस रिंग के सरफेस तक का डिस्टेंस आपको पता चल रहा है कितना है? बहुत सही बोल रहे हो। 0.4 से इस सरफेस तक का बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस सर्कल की हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है कि नहीं? अभी सेम है। तो फिर एक सर्कल के एक पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूसरे पॉइंट, तो पूरे डिस्क के लिए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, लेकिन इस सर्कल के हर पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से सेम है, तो एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। साथ ही साथ एंगल भी सेम है। अगर मान लो यहां एंगल ऊपर अल्फा बन रहा है तो नीचे भी अल्फा ही बन रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, चार्ज बनाएगा यहां पे ई, उसका वैल्यू अभी लिख देंगे, और ये सामने एरिया भी ले लिया ds। अब मैं दोनों वैल्यूज लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाना और मुझे बताना समझ में आ गया क्या? के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? कहां पे निकाला है? सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला रिंग के किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि रिंग के किसी भी पॉइंट का 0.4 से डिस्टेंस के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आया? इस रिंग के पतले से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। अच्छा, एरिया का वैल्यू लिख रहा है 2 पाई आर डी आर। ये भी बहुत बार हमने लिखा हुआ है। अगर एक पतला सा रिंग है तो उसका लेंथ कितना है? 2 पाई आर। उसका थिकनेस कितना है? डी आर। तो उसको ऐसे तोड़ के स्ट्रिप बना लो, ऐसे लंबी सी स्ट्रिप। तो स्ट्रिप का लेंथ है 2 पाई आर और थिकनेस है डी आर। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस? ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गया, लेंथ है 2 पाई आर, थिकनेस डी आर। कितना एरिया हो गया? वो हो गया छोटा सा एरिया। और यहां एंगल भी है, तो एंगल अल्फा है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ds cos थीटा। उसको अल्फा मान लिया तो अल्फा लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। अब रख रहा हूं वैल्यू ई का, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको लिखा 2 पाई आर डी आर, आगे लिखा कॉस अल्फा। इंटीग्रेशन करेंगे। अब दो तरह का इंटीग्रेशन का यहां पे हमारे पास लिमिट हो सकता है। दो चीजें वेरिएबल है। ये जो रिंग हमने बनाया, इस रिंग का फ्लक्स है, ये इतना फ्लक्स रिंग का है। क्या एक ही रिंग इसमें बनाई जा सकती है? तुम बोलोगे भाई इससे अंदर भी छोटी भी रिंग हो सकती है, इससे बड़ी रिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहली या सबसे छोटी रिंग का रेडियस क्या हो सकता है? 0।
सबसे अंदर सेंटर पे जरा जस्ट रिंग बनाए, कितना मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द रिंग, और व्हाट इज द फाइनल रिंग विच कैन बी कैपिटल आर। समझ गए? तो इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 टू कैपिटल आर। हमेशा रिंग में अगर डिस्क पे रिंग काटा तो 0 से आर तक जाएगा इंटीग्रेशन। दूसरा, ये अल्फा एंगल भी सबसे पहली यानी 0 वाली रिंग लोगे तो अल्फा, उसका पॉइंट यहां पे लेना पड़ेगा, मतलब आर 0 रखोगे तो अल्फा भी 0 हो जाएगा। और जब तुम आर की जगह कैपिटल आर रखोगे तो एक मैक्सिमम एंगल यहां पे आएगा, ऊपर चले गए हम, यहां पे मैक्सिमम एंगल आएगा, इस मैक्सिमम एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं। तो अल्फा का वैल्यू ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिंग में, बड़ी रिंग बनाते जा रहे हैं तो अल्फा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम एंगल को जो एज पे बन रहा है बिल्कुल, उसको हम लोग थीटा मान रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू 0 से थीटा तक चेंज कर सकते हैं, रेडियस का वैल्यू 0 से। तो दोनों इंटीग्रेशन वेरिएबल हो गए हैं, अल्फा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। अब जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, वैसे एक इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल नहीं आ सकते। तो क्या करना पड़ेगा? उनको, उनमें से एक को हटाना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा। तो देखो, दोनों में से किसी को भी हटा सकते हैं, इंटीग्रेशन दोनों सॉल्व करने आते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। आपको यहां पे एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये रेडियस आर है, ये एक्स है, ये अल्फा है, दिखा क्या? तो क्या ऐसे लिख सकते हैं आर अपॉन एक्स इज टैन अल्फा? तो आर इज एक्स टैन अल्फा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो डी आर इज एक्स सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ऐसे टैन अल्फा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर अल्फा होता है, ऐसा हमने बचपन में पढ़ा होगा जब हम लोग डिफरेंशिएशन और ये सब कर रहे थे। एक ही, यही दो चार ही थे, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, याद आया? टैन का सेक स्क्वायर थीटा, यही तो होता था। तो ये कर दिया। अब सारा कुछ मन में ही सॉल्व कर देंगे, मन ही मन में, ठीक है? यहां पे x है, x वेरिएबल नहीं है, क्या वेरिएबल है? r वेरिएबल, उससे अल्फा भी वेरिएबल। तो मैंने r की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं यहां? सोचो, कर दिया, सब मन में ही कर दे रहे, ठीक है? ऐसे एक ही लाइन में खत्म कर देंगे इंटीग्रेशन को। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। व्हाट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा? सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये जो डिनोमिनेटर में बन जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। हाँ, तो डी आर की जगह रख देंगे, फिर कैंसिल कर देंगे, ये तो मन में ही सब हो जाएगा। तो आर की जगह क्या लिखने वाले? एक्स टैन अल्फा। और डी आर की जगह दो एक्स ऊपर आ गए, एक हो गया एक्स टैन अल्फा और दूसरा हो गया एक्स सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। एक्स और एक्स दो बार आ गए, नीचे भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा भी कैंसिल हो गया, ठीक है? तो टैन अल्फा कैंसिल नहीं हुआ, टैन बचा हुआ है। और आगे क्या है? टैन होता है साइन बाई कॉस, और कॉस है साइन बाई कॉस इंटू कॉस साइन। एक्स स्क्वायर कट चुका है, ठीक है? तो हमारा बचा के क्यू 2 पाई, ये नहीं कटे कहीं, के नहीं कटा, क्यू नहीं कटा, 2 पाई नहीं कटा, नीचे एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर कट गया, तो कुछ बचा नहीं है अब इसमें एक्स की जगह। और इंटीग्रेशन में बचा साइन अल्फा, और 0 से थीटा तक इंटीग्रेट मार देंगे, आखिरी एंगल थीटा है जो आर पे बन रहा है। साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन बोलो, बहुत सही बोल रहे हैं, माइनस कॉस अल्फा, लिमिट रख देंगे, तो कॉस में थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस में 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। के का मतलब क्या होता है? के का सिंबल क्या होता है? 1 बाय 4 पाई। ये 2 पाई दिख रहा है, 2 पाई से 4 पाई काट सकते हैं ना? यस सर। मन में कैंसिल कर सकते हो, तो q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, बोलो। और ब्रैकेट में ये फ्लक्स का आंसर आ गया। आप कहेंगे सर ये कुछ देखा, 1 माइनस कॉस थीटा देखा देखा लग रहा है। हाँ, लेकिन माइनस कॉस अल्फा इंटीग्रेशन था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पलट गया लिमिट। हाँ, ये आंसर, ऐसा ही एक आंसर हमने निकाला था, एक डिस्क था सिग्मा का,
और उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क का था। अब यहां उल्टा बोल रहे हैं, यहां चार्ज क्यों रखे, इसके थ्रू फ्लक्स पूछ रहे हैं, तो आंसर अलग आ रहा है। दिखने में सिमिलर है लेकिन ये आंसर है, अच्छा आंसर है। एक आध बार सवाल इसमें बना है। बहुत ही भयंकर हो गया क्या? अरे एक बार देख लो, ऐसे हर चीज बाद में करेंगे ऐसा बोल दूंगा तो तुम लोग को सब बाद में करेंगे, सर बाद में ही आते हैं फिर। आप पढ़ा लो खाली क्लास में पहले, ठीक है। गॉस लॉ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है, और है क्या है उसमें ये भी है कि सवालों में मेहनत भी नहीं लगती है, इसमें सॉल्व करने में दिमाग लगता है, मेहनत नहीं लगती, और इसलिए कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है इसमें। तो आपको लगेगा बड़ा खतरनाक सवाल, लेकिन अचानक देखोगे किसी पर्टिकुलर तरीके से सोचोगे तो एकदम हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो मैं आपको थोड़ा और देसी लैंग्वेज में लिख देता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, हाँ जी, थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught into चार्ज एनक्लोज्ड। अरे वाह, फ्लक्स के लिए लिखा, ये पूरा क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स है, हाँ, और Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख देते हैं। इसको एक और तरीके से लिख देते हैं, E डॉट ds के साथ आपकी है, हाँ, इसको क्लोज्ड इंटीग्रल भी बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल है ये, ठीक है। ऐसा गोला बनाया तो आपको बोलना क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज का मतलब है जहां से चले पूरा घूम के वहां लौटना जरूरी है, तभी क्लोज हो पाएगा सरफेस, और क्लोज्ड सरफेस के लिए ही है। अब ये क्लोज्ड सरफेस क्या वाला है, ये इसको कैसे सोचे, किसी भी मतलब आपको कंडक्टर वंडक्टर नहीं सोचना है इसमें, किसी भी ऐसा समझ लो जैसे कोई सामान मंगाते ना अमेजन से, तो एक डब्बे में आता नहीं है, कार्डबोर्ड का डिब्बा है, बंद है, तो वैसा कोई भी आप कार्डबोर्ड का डिब्बा इमेजिन कर लीजिए, कागज का, पॉलिथीन का, कंडक्टर नहीं इमेजिन करना, ठीक है। आप इमेजिनरी भी ले सकते हैं कि एक चार्ज ये है और मैंने हवा में ऐसे चारों तरफ उसके हाथ घुमा दिया, अब वो चार्ज के चारों तरफ क्या आ गया, एक सरफेस आ गया चारों तरफ से, ये हो गया क्लोज्ड सरफेस। कहीं भी इसमें होल नहीं हो सकता है, कोई जगह खुली हुई नहीं हो सकती। चार्ज मतलब अगर ये ओपेक सरफेस है या ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको चार्ज अंदर रखा हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर हो सकता है चार्ज। ऐसे इंटीग्रल में ये सर्कल बनाया तभी लोगों को पता चलेगा कि आप गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, क्लोज सरफेस। अगर बिना सर्कल लगाए ऐसे इंटीग्रेशन साइन लिखा है तो पहले वाला रूल चलेगा कि भाई किसी ओपन सरफेस के सामने फील्ड लाइन आ रही है और उससे एक बार फ्लक्स क्रॉस किया, आपने बोला फ्लक्स बताओ, समझ गए क्या? तो अभी जो पिछले सवाल कर रहे थे उसमें एक स्क्वायर का फ्लक्स निकाल रहे थे, तो एक ही स्क्वायर का, अभी यहां पे पूरा क्लोज्ड करेंगे तो बोलते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो ये आया कैसे, कम मतलब इसको प्रूफ कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, स्कूल में कई बार कई जगह करवाते भी, हम नहीं करेंगे, हम लोग लॉजिकली सीख लेंगे, है ना। अच्छा, ये एक बात है, जो इंफॉर्मेशन है इसको याद कर लो, क्या है, हमारे यहाँ जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमने एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्वेशनली देखा कि एक चार्ज का फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, कूलम्स लॉ से भी हमें पता 1 बाई आर स्क्वायर फंक्शन होता है, तभी गॉस लॉ का ये फॉर्मूला काम करता है। अगर कोई कहते कि यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई आर स्क्वायर की जगह 1 बाई आर क्यूब होता, तो आप कहते भाई गॉस लॉ काम इस सिचुएशन मतलब ऐसा वाला गॉस लॉ नहीं काम कर, हो सकता है कुछ और बनते फिर, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, और कहां होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो क्या ग्रेविटेशन में गॉस लॉ लगा सकते हैं? हाँ बोल दो, हाँ लगा सकते हैं,
समझ रहे हैं, लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है। बट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे क्या? ग्रेविटेशन फील्ड कौन बना रहा है? मास बना रहा है ना, तो वहां पे किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास के। एप्सिलॉन नॉट की जगह वहां का कोई कांस्टेंट होगा, समझ गए क्या? वो कोई और कांस्टेंट होगा, उसको बोलते 4 पाई जी। जी वही वाला। आपको पता है वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या था? छोटा जी नहीं, हाँ, पार्ले जी वाला, जी m1 m2 बाय, तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर वाला जो फील्ड है, वो जी का वैल्यू वहां पे जिस जगह प्लेस्ड है, उस जगह यहां पे के प्लेस्ड है, और यहां के के को हम 1/4πε0 बोल रहे हैं। यानी कंपैरिजन करें तो जी और 1/4πε0 कंपेरेबल हो गया, करेक्ट है? तो 1/ε0 को क्या लिखोगे? 4 पाई उड़ा के ऊपर भेजो, कितना हो गया? 1/ε0 इक्वल टू 4 पाई जी। मतलब ये अगर हटाया डिनोमिनेटर से तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4 पाई जी। आप बिंदास लगा दो, वही जो रूल यहां सीखा वहां लग जाएगा। लेकिन वहां भी इसलिए लग जाएगा कि वहां पे भी ग्रेविटेशन में इनवर्स स्क्वायर लॉ है, 1/r² का फंक्शन है पॉइंट मास का फील्ड, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं। तो मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ अलग है, वहां पे भी गॉस लॉ है। वो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड इंटीग्रल करें सरफेस पे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। वहां पे इसका राइट साइड में क्या है आंसर? हमेशा 0। चाहे कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड ले लो और चाहे कैसा भी सरफेस रख लो, हमेशा 0। तो वो भी गॉस लॉ है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये लॉ है चार्ज इनक्लोज है। अब देखो इसमें क्या फंडा क्या है और क्या कहानी है। तो ग्रेविटी वाले फॉर्मूला में अर्थ को पॉइंट मास कंसीडर करके कैलकुलेट करेंगे। हाँ, मतलब देखो ग्रेविटेशन में हमको ऑलरेडी आइडिया है कि स्फीयर का जब फील्ड निकालते हैं तो स्फीयर किसकी तरह एक्ट करता है? पॉइंट मास एट इट सेंटर। तो आप किसी भी स्फीयर के फील्ड के ऊपर या किसी के लिए भी अगर गॉस लॉ लगाना चाहो तो उसमें एनक्लोज मास एनक्लोज के हिसाब से करते हो। लेकिन पहले गॉस लॉ सीख लो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्रेविटेशन में कैसे क्या करना होगा। यस सर। तो हमने बहुत सारे फील्ड कैलकुलेट करे भी हैं ग्रेविटेशन में इसी लॉ से। चलिए एक चीज पहले सिखा देता हूं आपको, यहाँ गॉस लॉ। मान लो कहीं दुनिया में कुछ चार्जेस पड़े हुए थे रैंडमली। हमने देखा चार्ज पड़े हैं, तो मैंने देखा दाएं बाएं कोई देख नहीं रहा, 2 चार्ज पे कंबल डाल दिया, मतलब उनको लपेट लिया किडनैप करने के लिए। ऐसे 2 चार्ज हमने क्लोज्ड बॉक्स में बंद कर लिए। ये शेप कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, इस क्लोज्ड सरफेस का साइज क्या है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से चार्ज इस सरफेस के अंदर है और कौन से चार्ज इसके बाहर है, केवल यही नोटिस करना, ठीक है। अब अगर किसी ने बोला कि इस सरफेस पे हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका हम फ्लक्स कैलकुलेट करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है? ई डॉट डीएस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे होना चाहिए ना, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? Q1 एंड Q2। बिल्कुल गलत जवाब। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस देख के बनती क्या? क्या हमने सीखा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद है आपको? कि दुनिया में 3 चार्ज रखे और हवा में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कौन बनाएगा फील्ड? तो तुम कहते थे भाई सब अपना अपना बनाएंगे, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल? तब ये कहते थे कि पहले देख लेना कि कहीं कोई कंबल ना डाल दे। ऐसा तो कहते थे क्या? कि कोई सरफेस, यहां कंडक्टर वंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होइए कि सर आप तो कंडक्टर में बोलते थे अंदर सरफेस हो जाएगा, वहां पे फील्ड होगी, वो सब कुछ इमेजिन नहीं करना है। ऐसा सोचो कि ये यहां पर 3 चार्ज रखे हैं और मैंने किसी पॉइंट पर पूछा यहां किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तीनों की होगी ना? क्यों नहीं होगी? तीनों अपने अपने फील्ड बनाएंगे। तो क्या चार्ज ऐसे डिसाइड करेगा? अरे सरफेस बना दिया उसने, लो अब तो वो तो Q3 अब मैं नहीं बनाऊंगा भाई,
अब तुम लोग खेलो, हम नहीं खेलेंगे। ऐसा होगा क्या? किसी भी पॉइंट पर कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? तीनों बना रहे। यहां पे तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे तीनों का, यहां पे तीनों का, हर पॉइंट पर तीन का है। फिर हमने जब फ्लक्स कैलकुलेट किया विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय ऑल थ्री चार्जेस, और सारा फ्लक्स जब कैलकुलेट करा क्लोज डिब्बे के लिए, तो मैजिकली वो आंसर किस चार्ज पर तो डिपेंड करेगा? जो डिब्बे के अंदर है, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तभी तो खास बात हुई। कितना लल्लू लॉ होता ये कि तीन चार्ज फील्ड बना रहे हैं और तुमने फ्लक्स निकाला तो तीनों चार्ज पे डिपेंड कर रहे हैं। इसमें लॉ बनाने की जरूरत थी। लॉ तो तभी मजेदार बना ना कि जो चार्ज सरफेस के अंदर है, तुम चाहे 50 चार्ज रख लो दुनिया में, अगर सरफेस के अंदर एक बंद है तो फील्ड कौन बनाएगा? सारे 50 बनाएंगे, लेकिन फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? कुछ समझ के सेंस पकड़ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब क्यों हो रहा है ये भी सीखेंगे, लेकिन खास बात क्या है पकड़ में आ रही है आपको कि फील्ड के लिए बाहर वाले चार्ज क्या रोक देंगे अपनी फील्ड? वो भी कहेगा हम भी बनाएंगे, वो भी कहेगा हम भी बनाएंगे, सब बना रहे हैं, सबकी फील्ड है। लेकिन जब मैंने क्लोज्ड लूप पे इंटीग्रेशन करा या टोटल फ्लक्स निकाला, जो ई डॉट डीएस से ही आ रहा है, ई डॉट डीएस करके ऐड कर दिया पूरा, तो हमेशा आंसर उसी चार्ज के हिसाब से बनेगा जो चार्ज डिब्बे के अंदर है, जो बाहर वाला है उसका इफेक्ट अपने आप गायब हो जाएगा। मतलब कहीं से उसकी फील्ड लाइन का फ्लक्स का आंसर प्लस आ रहा होगा और कहीं पे उसका आंसर माइनस आ रहा होगा, और जब वो ऐड करोगे तो उसका इफेक्ट गायब हो जाएगा। वो कहेगा यार हम इतनी फील्ड बना रहे हैं, हमारा फ्लक्स ही नहीं दिख रहा। और जो अंदर वाला है वो चाहे कितना भी चार्ज हो, चाहे कितनी भी कम भी फील्ड बनाता हो, उसका फ्लक्स अपने आप दिखेगा। क्यों होता है ऐसा? अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट पे ध्यान, मतलब ये तीन स्टेटमेंट अभी हम करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना, नीचे देख लो क्या लिख रहा हूं। मान लो कि दो Q1 और Q2 दो चार्जेस अंदर हैं और एक बाहर है। तो मैंने कहा जरा ये क्लोज्ड सरफेस है, इसका नाम गॉसियन सरफेस रख दिया। ये सरफेस इमेजिनरी सरफेस है, बस आपको ऐसे हवा में हाथ घुमा लेना, ये हो गया, सरफेस बन गया। आपको कुछ सचमुच बनाना नहीं कि चलो यार ले आओ लकड़ी, ले आओ पत्थर, सीमेंट ले आओ बनाते हैं, कुछ नहीं करना, बस ऐसे घेर दिया। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ये क्लोज्ड जो सरफेस है इसका फ्लक्स कितना हुआ, तो आपका आंसर बोलना है आपको, बस यही आंसर बोलना है। जो चार्ज बाहर है उसको बोलना ही नहीं है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, बस इतना बोलिए आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना भी नहीं है आपको, यही गॉस लॉ है, ठीक है। लेकिन क्यों है ऐसा वो देखो। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस लिया और एक चार्ज अंदर क्यू छोड़ दिया, अगर ये क्यू चार्ज 10 फील्ड लाइन बनाए, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कोई भी चार्ज के वैल्यू के हिसाब से कुछ फील्ड लाइन बनती है, वो चार्ज निकालता, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन निकालता है। अगर क्यू चार्ज 10 फील्ड लाइन निकालता है तो 2Q कितनी निकालेगा? 20 निकालेगा। 3Q कितनी निकालेगा? तो ये हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि ज्यादा बड़ा चार्ज होगा तो ज्यादा फील्ड लाइन, लेकिन सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए कितनी फील्ड लाइन का ऐसा कोई नंबर नहीं है, बट ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा फ्लक्स, कम चार्ज मतलब कम फ्लक्स, है ना, कम फील्ड लाइन। तो इसने मान लो 6 फील्ड लाइन बनाई, इस डिब्बे से कितनी बाहर आ रही हैं, कितनी अंदर जा रही हैं? एक भी नहीं। टोटल फ्लक्स क्या है? आप बोलो 6 है, मान लो फील्ड लाइन कोई फ्लक्स बोलते हैं 6 है। अगर इसके ऊपर ऐसा बॉक्स बना दे, अब कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है? तो डिब्बे के शेप से फर्क पड़ रहा है क्या? साइज से फर्क पड़ रहा है। और छोटा डिब्बा बना दे तो कितनी फील्ड लाइंस बाहर है? मतलब ये चार्ज अंदर है, उसने जितनी फील्ड लाइन बनाई उतनी बाहर आएगी, ठीक है। तो ये जितना फ्लक्स बनाएगा उतना बाहर आएगा। क्यू चार्ज अब कितना फ्लक्स बनाएगा, ये उसके फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। मतलब अगर कहीं क्यू चार्ज, मान लो जैसे 100 वॉट का बल्ब है, तो एक सेकंड में कितनी रोशनी फेंक रहा है? तुम बोलोगे 100 जूल फेंक रहा है पर सेकंड। 100 वॉट का बल्ब है तो 100 वॉट एनर्जी निकालेगा ना। अब 100 वॉट के दो बल्ब रख दिए तो 200 ही निकलेगी ना रोशनी, 50 बजे थोड़ी ना हो जाएगी। दो बल्ब है तो दोनों चमक रहे, तो ज्यादा रोशनी होगी। वैसे एक चार्ज Q1 रखा, Q1 ने कितना फ्लक्स बनाया? मान लो ये 6 फील्ड लाइन बनाता है, Q1 बाय 6 फील्ड लाइन इसकी बाहर आ रही है, ये Q2 है, ये 5 फील्ड लाइन बनाता है, तो ये भी अपनी 5 बाहर निकालेगा। तो टोटल इस डिब्बे से कितनी फील्ड है? तो दोनों को ऐड कर दो ना, ये हो गया ना Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ गए क्या? सिंपल लॉजिक है। अगर मैं चार्ज बाहर रख दूं, अब कहूं बेटा तुम फील्ड बनाओगे कि नहीं?
फील्ड तो बनाता रहेगा, लेकिन बताइए जरा, कोई भी लाइन कितनी भी ड्रॉ कर लो, एक जगह से लाइन एंटर करेगा, दूसरी जगह से बाहर, इसका फ्लक्स इस सरफेस क्लोज्ड बॉक्स के थ्रू कितना है? फील्ड बनाता है कि नहीं? आप समझ गए? डिब्बे के बाहर चला गया चार्ज, तो उसका नेट फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन, और डिब्बे के अंदर है तो केवल बाहर ही फेंकेगा। अगर तुमने बोला एक चार्ज हमने पॉजिटिव ले लिया +5, दूसरा चार्ज -3 ले लिया, तो +5 फील्ड लाइन बना के फेंकेगा, लेकिन -3 टर्मिनेट करेगा, तो +5 में से 3 वाले चार्ज की टर्मिनेट हो गई, तो आप बोलेंगे भाई टोटल चार्ज +5 -3 यानी 2 ही तो है, तो 2 के बराबर की फील्ड लाइन बाहर आती दिखेगी। कुछ सेंस बन रहा है क्या? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। तो अपने दिमाग में अब क्या बिठा लेना है कि जैसे 100 वॉट का बल्ब चमका दे तो 100 जूल एनर्जी निकलती है, वैसे क्यू चार्ज रख दे तो कितना फ्लक्स निकलता है? क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है? अगर Q1 चार्ज रखा है कहीं तो कितना फ्लक्स निकलेगा? Q1/ε निकलेगा। उसके चारों तरफ सरफेस बना दिया, यानी क्लोज डिब्बे के अंदर डाल दिया, तो उस सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड लाइन टोटल निकलेगी ही निकलेगी? Q1/ε। और Q2 चार्ज रख दिया और उसको चारों तरफ से घेर दिया तो Q2, और बाहर है Q1 चार्ज, तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 है। समझ गए क्या? तो जो चार्ज अंदर है उसका वैल्यू ऐड कर लो, और जो चार्ज बाहर है वो उसका कंट्रीब्यूशन गायब। ठीक, तो वैसे ही लॉजिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हाँ ठीक तो है, बाहर है तो मतलब फील्ड लाइन एक तरह से अंदर और दूसरे साइड से बाहर, उसका फील्ड है कि नहीं है? फील्ड बनाएगा। तो फील्ड के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? सारे चार्ज, जो अंदर है बाहर है, कौन से? और फ्लक्स के लिए, लेकिन क्या क्लोज्ड बॉक्स लिखना जरूरी है? हाँ, तभी तो अंदर बाहर का ओपन है, एक दीवार बना रखी है, तो फिर अंदर क्या बाहर क्या कैसे डिसाइड करोगे? समझ गए? क्लोज्ड बॉक्स होना चाहिए। तो डेफिनेशन जब स्कूल में पूछते, स्कूल में आएगा जरूर, आ चुका है, गॉस लॉ पूछा था कि नहीं? 100% हर टेस्ट में पूछा जाएगा, जितने टेस्ट होंगे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी करा दिया। कहां घोड़े में बैठ के भाग रहे हैं? खत्म कर दिए? हाँ सर कैपेसिटेंस बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। सर हमारे यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। यस सर, ईएमएफ पढ़ रहे थे हम लोग आज। हाँ, तो उसमें मैंने एक आध बार जैसे पूछा बच्चों से किसी समय पे, अब मैं पूछता नहीं, बहुत डरावना एक्सपीरियंस होता है ये मेरे लिए भी। एक बार हमने पूछा एक बच्चे से कि भाई तुम्हारे स्कूल में टेस्ट हुआ, कितने नंबर आया? कह रहा 0। मैं भी डिमोरलाइज हो गया। हमने कहा यार क्या पढ़ा दिया, 0 नंबर? तो पूछा क्या आया था, तो बोला सर लंबे लंबे सवालों में तो ये 5 नंबर का आया कि गॉस लॉ लिखो, और फिर एक सवाल था उस पे बेस या कोई डेराइव करना था। तो मैंने कहा गॉस लॉ लिखा? हाँ पूरा सही लिखा, 0 नंबर दिए सर ने। मैंने कहा पूरा सही क्या लिखा बताओ? तो उसने क्या बताया, जैसे यहाँ लिखा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0 मिलना ही है। इसमें ऐसे नहीं कि अरे सर एक ही शब्द तो गलत लिख दिया, क्वांटिटी का नाम ही फ्लक्स है, तुम उसमें फील्ड लिखाओगे तो सर फिर कहानी नहीं बना। सर फ्लक्स भी तो फील्ड से ही बनता ना, पनीर लिख दो, दूध लिख दो, एक ही बात चले। फ्लक्स है ये क्वांटिटी, इसका नाम अलग है। इसमें लिख दो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू। सर फील्ड पासिंग मतलब फ्लक्स हो गया ना? मतलब नहीं है, फ्लक्स ही बोलना है इसको। समझ गए? एरिया पे जब फील्ड लाइंस पास हो गई तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की क्वांटिटी को फ्लक्स बोल दिया। उसको इमेजिन करने के लिए हमने फील्ड बनाया था, वरना हमारे दिमाग में कोई पिक्चर ही नहीं बन रही थी। तो ऐसे गड़बड़ करते हैं। फिर टोटल मतलब चार्ज एनक्लोज्ड लिखना जरूरी है ना? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं, एनक्लोज्ड है मतलब अंदर वाला चार्ज पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, बताओ जरा ये सवाल। अच्छा ट्रू फॉल्स रह गया, देख लो। हाँ वो अच्छे हैं स्टेटमेंट। लिखा हुआ है अगर फ्लक्स 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। क्या ये बात सच है कि नहीं? ऐसा कब होगा कि फ्लक्स है, फील्ड है लेकिन फ्लक्स 0 है?
चार्ज बाहर है, जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है, तो फ्लक्स जीरो हो गया लेकिन फील्ड तो है। तो हाँ, ऐसे ऐसे वाले हम सवाल ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा, ऐसे फील्ड बनाया था या पॉइंट चार्ज बाहर बना के निकाल रहे थे, तो एक साइड से फील्ड एंटर कर रहा था लेफ्ट हाफ से और राइट हाफ से बाहर जा रहा था। हम बोल रहे थे लेफ्ट हेमिस्फीयर का फील्ड माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ फ्लक्स। हाँ, फ्लक्स। तो ऐसे केस में फील्ड तो जीरो नहीं है, तो हमारा फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। हाँ, फॉल्स लिख देते हैं, ये फॉल्स। चलो दूसरा स्टेटमेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। ये ट्रू हो गया, पूरे सरफेस पे फील्ड ही नहीं है, तो फिर फ्लक्स कौन बनाएगा। तीसरा, अगर चार्ज इनक्लोज्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जगह जीरो होगा। ये सामने फोटो देखो ना, इसमें चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, चार्ज बाहर रख दोगे तो जरूरी फील्ड क्यों जीरो होगा, फील्ड तो बनता ही रहेगा। तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रखे तो फील्ड उस सरफेस पे होगी नहीं। अरे भाई, बाहर चार्ज रखा वो तो बना ही देगा फील्ड, अंदर चार्ज नहीं है, बाहर तो हो सकता है ना। तो फील्ड कौन बना रहा है? बाहर वाले। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये इतनी बार इसलिए बोला गया कि आगे चल के जब आप गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, तो कभी ये मत सोचना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनक्लोज्ड चार्ज की आई है। हो सकता है ऐसा लगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोचना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एनक्लोज्ड चार्ज की आई है। वो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस होगी। यानी गॉस लॉ लगा के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया, फिर वो फाइनल आंसर होता है, उसमें किसी और का फील्ड का भी ऐड, ये नहीं कहना अभी तो इसका आया फिर ये बाहर वालों का अब निकाल के ऐड कर देंगे, अगर आएगा तो। ठीक है ना। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम सॉल्व कर पाएंगे गॉस लॉ से, लेकिन गॉस लॉ से या गॉस लॉ में यूज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। चलो बताओ, क्या आंसर हुआ? हाँ, अगर इसमें सवाल में ऐसा क्या क्या लिखा होता तो हम कह देते Q1 एंड माइनस Q1। अगर फ्लक्स लिखा होता तो हमको बोलना था Q1 एंड माइनस Q1 या जीरो, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो हो गया, फ्लक्स भी जीरो, लेकिन ऑप्शन में Q1 एंड माइनस Q1 है, तो वो ऑप्शन तब ठीक बोलते जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा होता। इस सवाल में ये जो व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, तो मैंने बोला ना कि जब आप फ्लक्स भी कैलकुलेट करो या कुछ भी करो, फील्ड कौन बनाएगा? सारे बोलना है हमेशा, चाहे फ्लक्स कैलकुलेट करते समय आप निकाल रहे होगे। ठीक है ना, वो डिपेंड नहीं करेगा, वो अलग बात है। ठीक है, मतलब देखो, कंफ्यूज करना है आपको इसलिए ये लिख देना पड़ता है। अगर कहीं तीन चार्ज रख के आपसे पूछे फील्ड कौन बनाएगा, तो आप कहोगे कि ये क्या लल्लू सवाल है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हमने गॉस लॉ लगाने के लिए सरफेस बनाया है और हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अब बताओ फील्ड कौन बनाएगा। तो आप अपने स्टेटमेंट से क्यों हिलते हो, फील्ड तो सारे बनाएंगे वैसे, समझ गए ना, वरना कंफ्यूज ही क्यों हो गया। यहां पे ये लिखा हुआ है तो कुछ लोग तो चालाक होंगे ना, वो क्या कहेंगे, गॉस लॉ लगाते हैं, क्यू एनक्लोज्ड होता है तो क्यू एनक्लोज्ड लिख देते हैं। ठीक है, कोई तो गलत करेगा। चलिए, ये सवाल में कुछ प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी में करता हूं, आप पढ़ो जरा। इसमें जो सी वाला पार्ट है वो हमने पोटेंशियल अभी पढ़ा नहीं है, तो वो अभी नहीं करेंगे सॉल्व। बाकी दो तीन पार्ट हम लोग तुरंत देख सकते हैं। आपको याद है कि कैविटी के अंदर एक बार चार्ज हम रखते थे, तो कैविटी के इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होके नेगेटिव आ जाता माइनस के, याद आ गया। अब ये दो तरह के चार्ज होते थे, एक हम बाहर से कंडक्टर पे डालते हैं तो वो आउटर सरफेस पे फैलता है, वो अपनी मर्जी से फैलता है, हम नहीं बिठाते, हम केवल उसको ऐसे पुट कर देंगे सरफेस पे और वो अपने आप फैल जाएगा। उस केस में चार्ज जहां पे छोटा रेडियस होता है वहां ज्यादा सरफेस डेंसिटी होती है,
जहां थोड़ा ब्रॉड रेडियस होता है वहां कम होती है, और जहां कम होती है वहां फील्ड कम होता है, जहां ज्यादा डेंसिटी होती है वहां ज्यादा होता है। ये होती होगी आउटर सरफेस की बात। लेकिन जब सेंटर पे यानी अंदर चार्ज रखते हैं तो इनर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आता, यानी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो इंडक्शन से क्रिएट होता है, और इंडक्शन चार्ज के अट्रैक्शन से होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ए बी वाला जो सरफेस है उस पर कैसा चार्ज अपियर होगा? ओवरऑल नेगेटिव अपियर होगा। कौन सा पॉइंट क्लोजर लग रहा है ए और बी में? तो लॉजिकली कहां पर स्ट्रॉन्गर इंडक्शन होना चाहिए? हाँ, ए पे। तो कहां पर सरफेस डेंसिटी ज्यादा होगी? ए पे। तो कहां फील्ड ज्यादा होगी? खेल समझ गए क्या? ये लेकिन आउटर सरफेस होता तो ए पर कम होती और बी पे ज्यादा होती, क्योंकि वहां पे बी का सरफेस स्मॉलर रेडियस का पार्ट लग रहा है और ए का ब्रॉडर रेडियस का। देखो क्या, वो अलग खेल है, ये अलग खेल है। यहां पे चार्ज किससे बन रहा है? इंडक्शन से। जो नजदीक वाला पॉइंट है, जैसे अगर ये मेटल का रूम होता, मेटल का वॉल होता, और एक चार्ज को मैं एक वॉल के पास रख देता, जिस वॉल के पास रख देता उसी वॉल से ही चार्ज का अट्रैक्शन ज्यादा लेके वहां पर ही, जैसे समझिए ना, एक बल्ब को एक वॉल के नजदीक ले जाओ तो क्या होगा? उधर ही लाइट का धब्बा ज्यादा चमकदार दिखेगा, दूसरी वॉल पे थोड़ा कम लगेगा। वैसे ही है। तो यहां पे बी पर ज्यादा दूर है, कम आएगा चार्ज। ए पर तो क्या बराबर चार्ज डेंसिटी मिलेगी? तो बराबर डेंसिटी नहीं होगी, और बराबर फील्ड मिलेगा। फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सरफेस अगर सिग्मा डेंसिटी का है और कंडक्टर में हमेशा सरफेस पे फील्ड परपेंडिकुलर होता है, और वैल्यू क्या लिखा था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा था हमेशा। याद करो, पहले चौथा या पांचवा पॉइंट लिखा था पहले वाले में, फोर्थ पॉइंट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस। फिर सेकंड केस में भी लिखा, आपको याद है? यहाँ कंडक्टर के 3 केसेस हमने किए। ये भी ई ए ग्रेटर देन ई बी, सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी। जो क्लोजर है स्ट्रॉन्गर फील्ड, जो दूर है, दूर है ना, दूर है तो मतलब कम डेंसिटी, कम अट्रैक्शन। पोटेंशियल इक्वल होता है, ये सही है। अब क्यों है ये तो हम बाद में करेंगे। लेकिन ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि अरे सर ये तो आई नहीं। पहला ही पॉइंट, पोटेंशियल पढ़ते ही पहला पॉइंट ये दिखेगा तुम्हें। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ कैविटी इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सरफेस ऑफ कैविटी पे एक गॉसियन सरफेस बना लो जी। कितना चार्ज इनक्लोज दिखा? क्यू। तो कितना फ्लक्स है? तो आपको पता है कि ये जो भी फील्ड लाइन यहीं पे टर्मिनेट भी होगी, क्योंकि कंडक्टर है ना। तो ऐसा सरफेस के अंदर अंदर अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ऐसे ही बोल दो क्यू एनक्लोज चार्ज दिखेगा, ठीक है ना। चलिए पढ़िए। अब जो ये सवाल कर रहे हैं, अच्छा चलो एक सवाल पहले ये वाला करते, ये वाला पहले ये करते। A point charge is kept at the center of open hemisphere as shown in the figure. Determine the flux through curved surface of hemisphere. मतलब ये बाउल जैसा है, बाउल है और चार्ज एकदम सेंटर में रखा है। क्या ये क्लोज्ड सरफेस है? क्लोज नहीं, केवल इसमें ये कर्व्ड सरफेस है, वो बीच वाला जो प्लेट है वो खाली है, बाउल है, ओपन बाउल। हाँ, तो फिर जब चार्ज क्लोज्ड बॉक्स में नहीं होता तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहां पे हमको क्या करना है? चालाकी। हाँ, क्या कर देंगे? एक हेमिस्फीयर इसकी सेम आइडेंटिकल हेमिस्फीयर इस पे रख दिया। अब बताओ पूरा जो ऑब्जेक्ट बन गया वो क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट चार्ज उसके अंदर बंद है कि नहीं? हाँ, इधर भी देखो। क्या क्या घिस रहे हो टेबल पे? तुम ही लोग हो जो टेबल पे हार्ट बनाते हो। बहुत बार हमने देखा, नाम लिख देंगे किसी का, वो तो नहीं है। जाते हैं कहीं घूमने तो मॉन्यूमेंट्स की दीवार नाम ही लिख देते हैं। आए हैं तो निशानी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो अपना ही नाम लिख देंगे, है?
क्या फोन अंदर रख लो, फोन बैग में रखो भाई। तो ये हेमीस्फीयर के ऊपर हेमीस्फीयर लगाया, पूरा स्फीयर हो गया। हेमीस्फीयर के ऊपर हेमीस्फीयर क्यों लगाया? वो तो कोई भी लगा दे तो पूरा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। हाँ, तो उसका आधा कर देंगे। क्यों आधा कर देंगे? क्योंकि ये चार्ज दोनों हेमीस्फीयर के बिल्कुल बीच में है, तो लॉजिकली जितना फ्लक्स ऊपर वाले हेमीस्फीयर को मिलेगा उतना ही, अगर मैं कोई और शेप का जैसे इसके ऊपर कोन लगा दूं तो भी टोटल चार्ज अंदर बंद हो गया, टोटल फ्लक्स कोन प्लस हेमीस्फीयर का मिला के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन क्या हम लॉजिकली ये बोल सकते हैं कि जितना कोन से पास करेगा उतने हेमीस्फीयर, क्योंकि दोनों शेप अलग अलग लग रहे हैं। अगर हेमीस्फीयर के ऊपर हेमीस्फीयर लगाया तो दोनों हेमीस्फीयर एक जैसे, चार्ज कहां है? बिल्कुल बीच में है दोनों के, तो दोनों को बराबर फ्लक्स देगा। ये लॉजिक सिमिट्री बेस्ड है, ठीक है ना। ये मतलब थोड़ा इमेजिन ही किया जा सकता है। अब इसमें सिमिट्री विद प्रूफ क्या करेंगे? देखो, अगर मैं एक हेमीस्फीयर में, मान लो मैं ये सवाल में चार्ज सेंटर पे नहीं होके यहां होता तो भी हम यही आंसर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही लिख देते। कुछ सेंस बना? क्योंकि इस पॉइंट से भी ऊपर जैसा हेमीस्फीयर है और दो हेमीस्फीयर मिला के फुल स्फीयर होगा कि नहीं, और ये चार्ज अंदर बंद है कि नहीं। अगर चार्ज अंदर कहीं पर भी बंद होगा तो फ्लक्स का वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा? तो फ्लक्स स्फीयर का कितना हो गया? स्फेरिकल सरफेस, तो पूरा फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों हेमीस्फीयर को बिल्कुल बराबर मिल रहा है। वो कैसे पता? क्योंकि चार्ज सेंटर पे है या उसके इसे फ्लैट सरफेस पे कहीं भी रख दें, ऊपर जो हेमीस्फीयर रखोगे बराबर 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 एक जैसा, तो फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर लिख दिया क्यू बाय। लेकिन अगर चार्ज हेमीस्फीयर के गड्ढे के अंदर कहीं रख देते तब फिर ऐसे सिंपल आंसर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे क्या? इसका भी कुछ आंसर तो आएगा, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, अभी सिखा दूंगा। लेकिन ये आंसर तो नहीं आएगा, समझ गए क्या? ये आंसर तो नहीं आएगा। तो ये वाला सवाल अभी हमारे पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या हम आधे यानी हेमीस्फीयर पे ही गॉस लॉ लगा सकते थे? गॉस लॉ आधे स्फीयर पे कैसे लगा दो? तो ओपन है ना, उसको तो बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हमने एक और हेमीस्फीयर लगाया, तो दो हेमीस्फीयर पे बंद हो गया। अब चार्ज अगर सेंटर पे है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होता तो कितना फ्लक्स होता? तो भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिला के तो यही आता। लेकिन तब जरूरी नहीं है कि दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर पाते, बट इस प्लेट में कहीं भी बैठा है तो कर सकते। आपको खेल समझ में आ गया? चलिए एक सवाल और, लेकिन अभी पीछे वाला। ये देखो, ऐसा इमेजिन करो ये चार्ज है सेंटर पे रखा है लेकिन जस्ट अबव है, मानना सेंटर पे ही है लेकिन इस प्लेट के ऊपर रख दिया ऐसे। लड्डू प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, सेंटर पर ही है, ऊपर रख दिया। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट ही है, उसका कोई शेप। Point charge is kept just over the center of closed hemisphere as shown in the figure. Determine the flux through disk. Disk मतलब ये जो flat surface दिख रहा है वो charge outside है, और curved surface and complete closed surface. Complete closed surface का आंसर बोलो। 0 क्यों? Complete closed, ये एक हेमीस्फीयर विद अ प्लेट है, बाउल को ऊपर ढक्कन से बंद कर रखा है, और चार्ज कहां है? उसके बाहर है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? समझ गए क्यों? चार्ज डिब्बे के बाहर हो गया तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर का आंसर क्या है? तो आपने कहा ये प्लेट भूल जाते हैं और ऊपर क्या लगा देते हैं? ये चार्ज कहां पे है? बिल्कुल सेंटर पर ही है, जस्ट बाहर दिख रहा है लेकिन है सेंटर पे, तो दोनों हेमीस्फीयर को बराबर मिलेगा, कम ज्यादा बराबर मिलेगा। पूरे स्फीयर का फ्लक्स क्या होता अगर पूरा स्फीयर होता? तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक हेमीस्फीयर का आंसर अभी अभी हमने निकाला कितना आया था? तो ये आंसर आया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला आंसर क्या आया? माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन का है। अबे टोटल कितना है? हेमीस्फीयर और ढक्कन मिला के 0 है, और हेमीस्फीयर का क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ढक्कन का कितना हुआ?
उतना ही नेगेटिव होना, तभी तो 2 मिला के 0 बन रहा है आंसर। दूसरा, अगर चार्ज तुमने जस्ट बाहर रखा हुआ है तो उसकी फील्ड लाइंस इस फ्लैट सरफेस पे एंटर करेगी और कर्व्ड सरफेस से बाहर आएगी। एंटर करती है बॉक्स के अंदर, तो इसलिए दो में से किसको नेगेटिव बोला? फ्लैट वाले सरफेस को नेगेटिव बोला, कर्व्ड वाले को प्लस बोला। समझ गए क्या? समझ गए? इसमें कुछ रट के जा सकते क्या? तो ये तो अपने दिमाग से वहीं के वहीं उड़ाना पड़ेगा ना हमें सवाल। क्या ऐसे मतलब आप देखो, इसमें प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन है केवल खेल दिमाग का, और चमका तो आंसर 1 सेकंड में लिख दोगे। ठीक है? तो आपको इमेजिन ऐसे ही करना है कि जैसा सरफेस दिया है ऐसे, मान लो कहीं पर ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा सरफेस दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे 4 सरफेस लगाएं तो पूरा डिब्बा बन गया, तो फिर पूरा फ्लक्स तो हमें आ गया Q/ε0, लेकिन 4 डिब्बे एक जैसे हैं तो एक डिब्बे का Q/4 आ गया। पूछा तो एक ही डिब्बा देगा था। जो ऑब्जेक्ट दिया है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका सरफेस है, इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, तो ऐसे सरफेस लगा लगा के चारों तरफ देखो। अगर सिमेट्रिकली चारों तरफ लगा के देख रहे हैं तो क्या पूरा ऑब्जेक्ट बंद हो पा रहा है? अगर पूरा बंद हो गया तो टोटल फ्लक्स आ गया, और सारे एक जैसे तो सबको n पार्ट्स में या इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो ये खेल सिमेट्री का है, ये तो देखने से ही पता चलता है ना। हाँ, मतलब जैसे बोलते हैं कि सिमेट्री को प्रूव नहीं कर सकते हम, सिमेट्री देखने वाले की आंखों में। कुछ लोग बड़े शर्मा गए। सिमेट्री देखने वाली का आंखों, इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि आगे जब सर्किट सॉल्विंग करेंगे, कुछ लोग ऐसे सर्किट देखेंगे, देखो ऐसा सर्किट बना रहेगा। इधर लिखा है R, इधर लिखा है रेजिस्टेंस R, इधर लिखा है रेजिस्टेंस R, इधर लिखा है रेजिस्टेंस R। मैंने कहा देखो, इस लाइन के लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का सिमेट्री बन रहा है। लेफ्ट हाफ में जैसा सर्किट है वैसा राइट हाफ में। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ दिख रहा है भाई, मेरा इमेज दिख रहा है बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, कैसे? तो अब कैसे प्रूफ करोगे? सिमेट्रिकल है, दिख रहा है लेफ्ट हाफ राइट हाफ एक जैसा तो है, और नहीं माना तो नहीं है भाई, हम नहीं मानेंगे। अब मैं कैसे करूं? सर देखो कर रहे हैं, नहीं हो रहा। चलो ये वाला कर लोगे। पॉइंट चार्ज है, इसमें जस्ट इनसाइड है। ये बताओ इसका आंसर बोलो। एक बाउल है, फ्लैट ढक्कन है, चार्ज अंदर है। बहुत बढ़िया, Q/ε0। लेकिन चार्ज ऑलमोस्ट सेंटर पर ही है, तो हेमिस्फीयर का फ्लक्स क्या होगा? अभी भी कर चुके हैं। हेमिस्फीयर का फ्लक्स में ऊपर एक और हेमिस्फीयर लगा दो, 2 हेमिस्फीयर का Q/ε0 होता है। समझ गए ना? डिब्बे के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। अगर चार्ज अंदर बंद हो गया तो टोटल फ्लक्स Q/ε0 ही हो जाएगा। ये नहीं कहना सर फ्लैट और ये कर्व्ड मिला के भी Q/ε0 बोल रहे हो, और हेमिस्फीयर लगा के 2 हेमिस्फीयर का भी Q/ε0 बोल रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा? चाहे कैसा भी शेप का वो हो सरफेस, अगर चार्ज अंदर है तो टोटल फ्लक्स Q/ε0। लेकिन फिर आधा आधा कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हेमिस्फीयर का हेमिस्फीयर के साथ सिमेट्री है, फ्लैट सरफेस के साथ सिमेट्री दिख नहीं रहा। लेकिन मुझे अगर हेमिस्फीयर का आंसर Q/2ε0 मिल जाए तो फिर अब कह सकते हैं Q/2। सिमेट्री से बोल सकते हैं क्या कि ये हेमिस्फीयर और फ्लैट सरफेस के यहां पे फ्लैट सरफेस पे ऐसे चिपका के चार्ज रख दिया, अंदर है लेकिन, तो क्या बोल सकते हैं आधा आधा फ्लक्स हो गया। इतना आसान से दिख नहीं रहा। लेकिन अगर हेमिस्फीयर लगा दे ऊपर, तो ऊपर नीचे का हेमिस्फीयर फिर एक जैसा लग रहा। बोल रहे ऊपर जितना फ्लक्स नीचे उतना, तो नीचे वाले का फ्लक्स आ गया Q/2ε0। लेकिन टोटल फ्लक्स पूरे डिब्बे का पता है, हेमिस्फीयर का पता है, तो फ्लैट सरफेस का भी फ्लक्स Q/2 हो गया। समझ गए क्या? मतलब बहुत तरीके इसको सोचने के, और भी चीजें करी जा सकती। चलिए ये वाला हमने कर लिया। चलो ये एक बहुत फेमस सवाल है, स्कूलों में कराए जाने वाला, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें एक फ्लैट सरफेस के कराया, ये इसको कराते हैं। अभी देखो मैं करा रहा हूं ना, ये क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है, और ये क्यूब का एक फेस है। क्यूब कुछ नहीं कराया फ्लक्स में, ये तो कराया हुआ, गॉस लॉ पढ़ा दिया ना। तो क्यूब के फेस से कराते हैं। अब देखना आपके नोट्स में, आपने पढ़ा नहीं नोट्स में लिखा होगा। हाँ नहीं कराया सर। बहुत ही नकली स्कूल हो फिर तुम लोग।
हाँ 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 हाँ, नहीं वो तो खेल अलग है, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब यूजिंग गॉस लॉ वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर फाइंडिंग फ्लक्स। तो गॉस लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे पिछले सवाल में हमने क्या पता लगाया, फ्लक्स पता लगाया कि फील्ड पता लगा लिया? फील्ड तो हमें पॉइंट चार्ज का ऑलरेडी पता है, हम क्यों पता लगाएं? हम लोग तो केवल ये कह रहे थे चार्ज यहां है तो नीचे के हेमिस्फीयर पे कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए, आगे चल के कुछ एग्जांपल्स आएंगे वहां फील्ड निकालेंगे। चलिए अभी इस पे ट्राई करते हैं। हाँ, ये एक स्क्वायर प्लेट है और इसके सेंटर से a/2 पे पॉइंट चार्ज है। पूछा गया इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी देखा था कि पॉइंट चार्ज है और सर्कल बना था, और मैं पूछ रहा था पॉइंट चार्ज का सर्कल के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा। तो फील्ड कौन बनाएगा? ये सरफेस तो नहीं बनाएगा ना, इसका फील्ड सरफेस से पास करेगा। तो सर्कल होता तो हम इंटीग्रेट वगैरह करके सॉल्व कर चुके थे। हाँ, लेकिन हमने सोचा कि अगर ऐसे ही सरफेस इसके चारों तरफ बिठाते जाएं, ऐसे बिठाते जाएं और पूरा बन नहीं पा रहा, एक क्यूब बन जाए, तो क्या ये चार्ज उस क्यूब के सेंटर पे रखा है ऐसा माना जा सकता है? यस सर। तो इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि सर ये जो साइड ऑफ द क्यूब है वो ए है और चार्ज का हाइट जानबूझ के कितना दिया है, यानी जो स्क्वायर है उसका आधा हाइट ही दिया है, तभी ये सवाल सॉल्व हो सकता है। क्योंकि अगर इसको a/3 या a/4 कहीं और रखोगे तो क्यूब तो बना सकते हो लेकिन चार्ज सेंटर पे नहीं आएगा। अब देखो, अगर ये चार्ज सेंटर पे है तो क्या क्यूब के अंदर है कि नहीं? तो इस क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स Q/ε0 हो गया। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होता तो भी क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होता? ये बात तो फिर भी ट्रू थी, लेकिन क्यूब तो हमने बनाया, हमको थोड़ी ना क्यूब दिया था, हमको कोई पूछ भी नहीं था क्यूब का फ्लक्स बताओ, हमको तो इस सरफेस का फ्लक्स ही पूछ रहे हैं। तो क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6 है, और हर फेस का डिस्टेंस चार्ज से ये एक जैसा है, इसलिए अब हम 1/6 कर देंगे, समझ गए क्या? अगर चार्ज जरा भी एक सरफेस के पास या दूर हो जाए तो अलग अलग में डिवाइड कर पाएंगे क्या? यूनिटरी मेथड तभी लगता है जब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तभी। तो 6 फेस का फ्लक्स ये हुआ, तो एक सरफेस का फ्लक्स हुआ। सब लोग समझ गए क्या? यस। क्यूब के सेंटर पे चार्ज है, अरे चलो जी, ये सवाल 2 बार हो गया, क्यूब के सेंटर वाला गायब हो गया। चलो ये हो गया, ठीक है। अब चार्ज को रख दिया है क्यूब के कॉर्नर में। 2 सवाल इसमें पूछता हूं, एक तो इस चार्ज का इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और दूसरा इस चार्ज की वजह से इस शेडेड वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ये तो सवाल में ही लिखा हुआ है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू शेडेड फेस ऑफ द क्यूब, इससे कितना पास हो रहा है, वो तो एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस क्यूब में कितने फेस हैं, तो पूरे 6 फेस मिला के कितना है वो बता दो, और उस 6 में से इस फेस के थ्रू कितना है वो बता दो। किसका है ना? चार्ज बाहर नहीं है, कहां है? एक कॉर्नर पे चिपका हुआ है, कॉर्नर पे है ये। हाँ, तो हमने क्या बोला, नहीं नहीं ये चार्ज ना तो कंप्लीटली अंदर है ना कंप्लीटली बाहर है, बड़े अजीब तरीके से रखा हुआ। टिंग 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 टिंग, एक क्यूब लग दिया मैंने, ठीक। अब इसी लाइन को ऐसे आगे बढ़ा रहा हूं, ये हाँ सॉलिड स्टेट जैसा हो गया। तो ये 2 हो गए। ऐसे ही फिर क्या आपको ऐसा लग रहा है बेस पे 4 डिब्बे रख दिए मैंने, नीचे नीचे 4 रख दिए, ऐसे ही
ऊपर भी 4 आराम से रख सकते हैं। अभी कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। 2 आगे वाले और रख रहे हैं, इनके ऊपर और बिठाएंगे क्यों भाई? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किधर बना। नहीं नहीं, ओहो तुम तो सवाल सॉल्व करने लगे। मैं तो पहले 8 में 8 बनाने में ही मेरे तो दम निकला हुआ, वो पहले समझ तो लो। 8 ही, अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें कौन कितने क्यूब है। ऐसे मान लो 8 क्यूब्स हैं, 10 लग रहे हैं। ये 2-3 लाइन कुछ एक्स्ट्रा हो गई। हाँ अब ठीक है, अब काफी हो गया। ठीक है, तो टोटल 8 है। आपको 2 चीजें इसमें दिख रहा होगा, 2 चीजें इमेजिन हो रही होंगी। एक तो जो कॉर्नर, जैसे ये जो चार्ज है एक क्यूब के कॉर्नर में तो है, सभी क्यूब्स के कॉर्नर पे ही चार्ज है। ये देखो, ये जो चार्ज है सभी छोटे क्यूब के कॉर्नर में। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये कि सारे ये 8 क्यूब्स मिला के एक बड़ा क्यूब बन गया है, जो पहले से डबल साइड का है। दिख रहा है क्या? मतलब एक बड़ा क्यूब है। अब अगर मैं कहूं कि ये बड़े क्यूब का पूरा अंदर चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, लेकिन 8 क्यूब्स हैं ये। तो अगर फ्लक्स थ्रू एक क्यूब जो इनिशियली दिया था वो पूछा जाए, तो ये तो क्यूब का फ्लक्स आ गया, एक क्यूब का जो पूछा था। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि उसके उस फेस का बताओ जो शेडेड है। तो मैंने सोचा कि एक बड़े क्यूब के सेंटर पे चार्ज है ये। तो किसी भी साइज के क्यूब के सेंटर पे चार्ज होता है तो उसके एक फेस से कितना फ्लक्स पास कर। तो ये 8 क्यूब को मिला के ये जो लार्ज क्यूब बना हुआ है, इस लार्ज क्यूब के सेंटर पे चार्ज है। तो लार्ज क्यूब के एक फेस पे कितना फ्लक्स होगा, और लार्ज क्यूब के एक फेस पे ऐसे शेडेड कितने पोर्शंस बन सकते हैं बिल्कुल एक जैसे? बिल्कुल एक जैसे कितने पोर्शंस हैं बोलो? तो क्यू बाय 6 एक बड़े फेस का हो गया, और उसमें 4 डिब्बे और हैं। हाँ, तो बड़ा क्यूब है और जो चार्ज है उसके सेंटर पे है, और इस क्यूब के हर सरफेस से डिस्टेंस बराबर आ रहा है, बट यहां पे 4 इक्वल पार्ट है, और चार्ज देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकली बीच में है, तो चारों को बराबर मिलेगा। तो एक फेस का, लार्ज क्यूब के एक फेस का क्यू बाय 6 है, तो शेडेड फेस इज 1/4 ऑफ क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा? ठीक है, दूसरे तरीके से देखो, एक क्यूब का कितना फ्लक्स निकाला? एक क्यूब का 8 का तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, एक का कितना आया? तो एक छोटे क्यूब का फ्लक्स है क्यू बाय 8, और उस छोटे क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है। ठीक, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं ABCD EFGH। अब मुझे बताओ, ये चार्ज जिस भी कॉर्नर पे होगा, जब भी चार्ज कॉर्नर पे होता है तो 3 फेस तो कॉर्नर को टच करेंगे, और 3 ऐसे फेस होंगे जो कॉर्नर को टच नहीं करेंगे। जैसे एक फेस है EHGD, नहीं CD, EHCD जो E को टच कर रहा है क्योंकि इसमें E आ रहा है। ऐसे EFAD ऐसा फेस है, और EFGH ऐसा फेस है। ये 3 फेस है जो E पे टच करेंगे। इन तीनों के थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी सरफेस पे, जैसे किसी सरफेस पे अगर चार्ज है, कहीं पर भी सरफेस पे चिपका हुआ है, तो उसकी फील्ड लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड यानी सरफेस के अलोंग चलेंगी। ये जो मैं बोल रहा हूं वो बात समझ पा रहे हो? और फील्ड जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में सरफेस के अलोंग, एक सरफेस हमने लिया, एक नोटबुक हमने ली, उस पे चार्ज उसके सरफेस पे चिपका दिया, तो उसकी फील्ड लाइन हमेशा
उस सरफेस पर ही चिपकते हुए फिसलते हुए चल रही है झाड़ू मारते हुए, ठीक है ना, तो उसी पे फ्लावर बन गया ऐसा। तो फील्ड लाइन अगर सरफेस पे सरक रही है और एरिया ऐसे परपेंडिकुलर होता है तो फ्लक्स कितना हो गया? क्या फील्ड ऐसे क्रॉस कर सकती है? अगर एरो सरकते हुए, अभी तो थोड़ी देर पहले कर रहे थे ऐसे ट्राइंगल था, एरो सरकते हुए गया, तुमने बोला कोई फ्लक्स नहीं है। तो चार्ज अगर सरफेस पे चिपक गया तो जिस सरफेस पे चिपका उसका फ्लक्स जीरो है। तो 3 फेस पे फ्लक्स जीरो है, तो Q/8 वाला फ्लक्स 6 में से 3 फेस का जीरो है, तो रिमेनिंग 3 फेस में डिवाइड करो इक्वली कितना मिलेगा हर एक को? Q/8 एक क्यूब का था, एक क्यूब में 6 फेस थे, 6 में से 3 उस कॉर्नर से टच कर रहे हैं जहां पे चार्ज है, जो चार्ज को टच कर गया उस फेस का फ्लक्स हो गया जीरो। तो जो 3 फेस बच गए हैं वो उनमें से एक फेस ये देखो ABCD वाला है, दूसरा ये वाला दिख रहा है क्या, और एक G ये वाला दिखा गया पीछे, 3 में है 3 में जीरो। खेल खत्म, समझ में आया? हाँ जी बोलो। तो वो जीरो पे से वो समझ में आया समझ में नहीं आया? नहीं। हाँ देखो देखो इस पेज में कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी चार्ज किसी फेस पे चिपका है, अगर मैं, क्या तुम लोग इतना पैकिंग वैकिंग क्यों कर लिए? कौन लेने आ गए? नहीं अब तो हॉस्टल जाना नहीं ना किसी को। हाँ तो मैं केवल हॉस्टल वालों के लिए छोड़ रहा हूँ टाइम से, हॉस्टल किसी को जाना नहीं है तो चुपचाप बैठो, क्या करो घर जाके। सर नेक्स्ट क्लास होती है मैथ्स की कितने बजे? 7 बजे। झूठ बोले। नो नहीं। सर, कैमरे से बात करो, कैमरे से। तुम लोग मनीष घबरा सर गए। की होती है। 7:15 होती होगी। नो सर, टाइमिंग 7 बजे का है। कौन बोले? कौन सर ले रहे हैं? मतलब कहीं और हो रही है यहाँ पे? सर मनीष सर। मनीष सर, हाँ चलो कोई सर बोल रहा था। हाँ सर वो डाउट था कल के टेस्ट का कुछ वो तुम फोटो मतलब क्वेश्चन का फोटो भेज दो भाई। है मतलब ग्रुप में डाउट पूछो, जैसे डीपीपी के डाउट ग्रुप में डाल दो ना यार, क्लास का टाइम बहुत वैसे ही कम है, थोड़ा डीपी उसका डाउट, डीपीपी में जो डाउट है फोटो खींच के डालो आप। नहीं समेटने मत लगो, जैसे कुछ कर दो समेटने लग दो। रुक जा 2 मिनट और बताते हैं। देखो अगर मैं किसी चार्ज को XY प्लेन में रख दूं और फिर इसी प्लेन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो आप एरो बनाओगे ना, इसी प्लेन में ही तो सरकता हुआ एरो आएगा। तो अगर एरो इसी प्लेन में चलेगा तो इस प्लेन के एरिया वेक्टर के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हमेशा जीरो हो जाएगा। तो अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस प्लेन में निकाली तो इस सरफेस के अलोंग ही चलनी है। जैसे कि किसी वॉल के ऊपर ही बल्ब चिपका दो तो बल्ब की रोशनी ऐसे सरकते हुए उस सरफेस पे फैल जाएगी ना ऐसे, तो उसका थ्रू निकलने वाला कोई फ्लक्स नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग ने बोल रहे हैं कि इसका फील्ड लाइन इसी लेयर पे ऐसे फैल रहा है, तो चार्ज जिस सरफेस पे उसके थ्रू फ्लक्स जीरो। चलिए 1-2 सवाल और करते हैं। रुक जाओ, क्या कह रहे हो? 1 मिनट। ये देखो एक क्यूब है, उसके इस सरफेस पे चार्ज रख दिया Q, पूछा बताओ फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा? तो आपने कहा ऐसे कम से कम कितने क्यूब हम रख दे कि ये चार्ज कंप्लीटली इनसाइड आ जाए? तो आप बोले एक और लगा दो तो टल्लू हो गया। क्या ये चार्ज अभी बीच में है 2 डिब्बे के? तो किस डिब्बे को ज्यादा फ्लक्स मिलेगा? तो दोनों को बराबर मिलेगा, तो एक डिब्बे का फ्लक्स क्या हो गया? Q/2x। अच्छा, इसमें एक क्यूब में 6 सरफेस है, 6 में से एक सरफेस पे चार्ज चिपका हुआ है, तो उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो गया? 6 सरफेस थे, एक पे चार्ज ही चिपका दिया, उसके थ्रू फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो बाकी 5 सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया? मतलब बाकी 5 में से हर सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो गया? Q/12।
10। हाँ, ये गलत है, इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। हाँ, क्योंकि चार्ज बाकी बचे हुए 5 सरफेस के लिए इक्वी डिस्टेंट या सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो समझ रहे ना, कूदते मत चले जाना। हाँ हाँ, आ गया एक आ गया तो इतनी सरफेस बच गया, टक 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 डिवाइड कर दो। डिवाइड करना नहीं है। लेकिन मैंने ये सवाल कहीं कहीं नकली बुक होती ना, क्योंकि नकली बुक भी मार्केट में चल रही होती है, जो आधा 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 मटेरियल मीडियम चेंज करते हैं और के से डिवाइड करते हैं। नहीं सुना? मैंने बताया था, मैंने आपको बताया दो चार्ज जब कंप्लीटली सराउंडेड होते हैं किसी मीडियम, मतलब सराउंडेड बाय मीडियम, तभी के से डिवाइड होता है फॉर्मूला। कभी भी ऐसा सवाल दिखे कि दो चार्ज के बीच में एक मीडियम की ब्रिक रख दी, तो आप के से डिवाइड ना करने, सर इतने डिस्टेंस को के से डिवाइड कर देते हैं। ये नकली सवाल है जो कई बुक्स में चले जा रहा है, सालों से चल रहा है, सब पढ़ रहे हैं, सबको लग रहा है बहुत कमाल की चीज हमने आज सीख ली। नकली सवाल है, जला दो ऐसी किताब को, तुरंत आ गया। ऐसे ही ये सवाल भी मैंने किसी बुक में देखा, किसी चालाक ने क्या करा कि भाई Q/2 तो आ गया और 5 सरफेस बच गए, तो क्या आंसर मार दो। हर सरफेस का आंसर कितना है, लॉजिक के बाहर नहीं जाना है, फिजिक्स बिल्कुल लॉजिक चल रही है। क्या पांचों सरफेस बराबर है क्या? ये चार्ज जहां पे है इसके चारों तरफ वाले 4 सरफेस है, लेकिन सामने वाला वॉल तो दूर है। आज आप अपने रूम में ऐसे करके देखना, पेंट से बीच में वॉल पे गोला बनाना और फिर उसका बाकी सरफेस से के सेंटर पे गोले बना बना के डिस्टेंस निकालना सबसे। क्यूबिकल रूम होगा तो भी सभी अलग अलग, मतलब ये साइड वाले सेम आएंगे, सामने वाला तो अलग आएगा, फ्लक्स बराबर नहीं होता। तो यही आंसर हम निकाल सकते हैं। अभी फेस वाइज आंसर नहीं निकलेगा, दूसरा इसका आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी बोलो क्या आंसर है, Q/2 कैसे करा? एक टोपी और रख दो, बीच में आ गया चार्ज, आधा आधा कर दो, समझ गए क्या? तो ये सवाल ऐसे प्रैक्टिस के लिए डाला था मैंने कि दिखने लगेगा आपको। इसका ए पार्ट और बी पार्ट पढ़ो बस। समझिए कि क्यों गलत है, क्यों गलत है। 1/r² के लिए काम करता, बाकी के लिए काम, तो ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये याद है तो कर लोगे, ठीक है। दूसरा पार्ट है, ये हम बाद में करेंगे। वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब उसके चारों तरफ सरफेस बनाते हैं ना, तो डाइपोल में जितना पॉजिटिव होता है उतना ही, तो टोटल चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे अंदर फीलिंग क्या देगी कि चार्ज जीरो तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो फील्ड जीरो। तो फील्ड तो जीरो नहीं होता डाइपोल का, फील्ड तो होता है लेकिन फ्लक्स जीरो। अगर कोई बोलता गॉसियन सरफेस डाइपोल के अंदर बनाया तो फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, तो फील्ड जीरो होगा क्या? ये हम कर चुके हैं कि फ्लक्स जीरो का मतलब फील्ड जीरो नहीं, उल्टा बोलो, फील्ड जीरो का मतलब फ्लक्स जीरो है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे समेटते ही जा रहे हो। कुछ लोगों ने तो बैग बिल्कुल टांग ही लिए हैं। इसके अंदर से एक रॉड पास करना है और मैक्सिमम कितना फ्लक्स, कुछ और सोचो, मतलब ऐसे ही λL/ε0 ऐसा आंसर बनेगा, बट कुछ और आंसर आएगा, ऐसे ही आंसर बने आप। ये हम कर चुके हैं, इस सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे, और ये वाला एग्जाम्पल कर चुके हैं आज इंटीग्रेशन से, ये वाला एग्जाम्पल इंटीग्रेशन से कर चुके हैं। ये सवाल आप कर लेना, तभी 2-3 सवाल हैं वो कर लेना, फिर आपको गॉस लॉ से नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। और देखो एडवांस में सवाल है, अभी देख रहे 1 सेकेंड में तुम लोग करके निकाल के रख दोगे, बता रहा हूं, बहुत आसान चैप्टर होता जा रहा है अभी, बड़ा क्या बात है।